स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ लास्ट चैप्टर ऑफ आर केमिस्ट्री ग्रेड 10 बुक, जिसमें हम केमिकल इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। और अब जो हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है वो है कि हमने एक्सट्रैक्शन किस तरह से करनी है आयरन मेटल की। इसके कुछ प्रोसेस है, बहुत हद तक ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने कॉपर का ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन कुछ चेंजेस है, कुछ इस तरह रॉ मटेरियल चेंज हो जाता है। तो जो कौन से माइनर चेंजेस है उनको देख लेते हैं, साथ ही साथ पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। उसके लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि हमने मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, और इसी में अब हम जो मेटल पढ़ने लगे, पहले हमने देखे कॉपर की सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेटल की तरफ जाएंगे जो है हमारे पास आयरन। आयरन के भी यूज केसेस आपको पता है बहुत सारे हैं। आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल भी है, लेकिन फर्क समझना अभी भी वही जरूरी है कि आप हर मिनरल से आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है कोई ना कोई और ऐसा होना जरूरी है हमारे पास जिसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कौन सा ओर है स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है, ये हीमाटाइट हमारे पास वो ओर है, ठीक हो गया। इसमें से आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, और आयरन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल है, ठीक है। सिर्फ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल नहीं बल्कि कॉमन मेटल भी है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला ये मेटल है, ठीक है। इसी वजह से जरूरी है कि आयरन को एक्सट्रैक्ट भी किया जाए। क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सारी की सारी बातें हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्योंकि हम केमिकल इंडस्ट्रीज का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे हमने ये देखना है कि आखिर इंडस्ट्रियली इसकी एक्सट्रैक्शन होती किस तरह से है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आपके पास रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में होगा। ब्लास्ट फर्नेस में क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, वहां पे हीट आप ज्यादा देते हैं, एक्सेस ऑफ एयर होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो पाता है जिस तरह उसको होना चाहिए। हीट कितनी देनी है, हीट आपने हमेशा आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा देनी होती है, ठीक है। इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन किया जाता है ताकि बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड की जा सके और आयरन को या किसी भी आप मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, आपने आयरन ओर ऐड करना है, कोक ऐड करना है, और लाइमस्टोन ऐड करना है। और तो आप सबको पता है क्या चीज है, वो ऐसा हमारे पास मिनरल है जिसमें से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। और तो हमें पता लग गया, और वो कौन सी और है, वो है हेमाटाइट। कोक की बात कर लेते हैं। कोक मैंने आप सबको बताया था फ्यूल है, फ्यूल के तौर पे एक्ट करेगा, आपके ब्लास्ट फर्नेस को वो हीट देगा जिस हीट की वजह से रिएक्शंस होंगे और आयरन की एक्सट्रैक्शन होगी। किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन हो सकती है, ठीक हो गया। कोक की वजह से जितना रिएक्शन होता है हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है उस फर्नेस को, ताकि उसमें मेटल की जो एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सके, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या चीज है, वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यूज होगा एज अ फ्लक्स। ये बातें भूलनी नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यही आपके पास पूरा का पूरा जो रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, इन्हीं की बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता लग गया इन तीनों चीजों का मकसद क्या है। फ्लक्स के तौर पे जो चीज यूज होती है आपको पहले ही पता है कि वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, इम्प्योरिटीज निकल सके। इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शंस को पूरी बुक में कवर कर चुके हैं। अब हम साथ साथ रिएक्शंस लिखेंगे ताकि हमें ये भी पता चले कि जिन रिएक्शंस को पहले हमने पढ़ा है वो हमें याद हैं या नहीं, ठीक हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा, आप सबको पता है कि एक्सेस ऑफ एयर है, हाई टेम्परेचर है। कार्बन क्या चीज है, कार्बन ये कोक है, जिसकी वजह से इसकी बर्निंग होगी तभी तो जाके फर्नेस के अंदर वो टेम्परेचर आएगा जिसपे आप इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कार्बन ये कोक है, इसकी बर्निंग होगी, बर्निंग होगी आपके पास एक्सेस एयर में। और एयर की जब बात करते हैं और बर्निंग की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन का नाम लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्निंग हो रही होती है, ठीक हो गया। आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अगर इसका रिएक्शन लिखना हो इन केमिस्ट्री लैंग्वेज तो वो भी बहुत आसान है। कोक के लिए ये इजी, आपने कार्बन का लिखना है, वो जो सिंबल होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस, इनके कॉम्बिनेशन से बन जाएगा स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से अब क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर उतनी हीट आ जाएगी कि जिसकी वजह से मेटल की यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो सके, ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन तक हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को यही कोक जो ऑलरेडी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये कोक ये इसका बार बार यूज आएगा, इसलिए ये नहीं समझना कि एक दफा यूज हुआ वहां पे बात खत्म हो गई। इसका दोबारा यूज कहाँ आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गई, लेकिन अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करेगा ये कोक,
ठीक है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है हमेशा ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है। अगर कोई चीज ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई हुई है, तो उसके ऑक्सीजन को रिमूव करने को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है। अब देखें कैसे हो रही है रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन किससे हुआ? कार्बन से। कार्बन क्या चीज है? हमारे पास कोक है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इस तरह इनके रिएक्शन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। आप सबको पता है, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला भी हम लिखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन आप कराएंगे कोक से और आपके पास बन जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शंस अभी बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस आपने खुद करना है, क्योंकि बैलेंसिंग आपने बहुत डिटेल में 9th में सीखी हुई है। इस वजह से बैलेंसिंग खुद करें, मैं आपको सिर्फ एक्सट्रैक्शन का तरीका बताऊंगी। ठीक हो गया। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का कोक से रिएक्शन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। ये रिएक्शंस हमेशा जो हो रहे होते हैं ना इंडस्ट्री में, हर रिएक्शन का कोई ना कोई फायदा होता है। स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन हमारे इंडस्ट्रीज में हो रहे होते हैं, इन रिएक्शंस में कोई ना कोई फायदा होता है, ठीक है। अगर एक रिएक्शन हो रहा है, वो अगले किसी रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास बन गई। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी? सबसे पहले कोक ने कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की और रिडक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर रिडक्शन करेगा उस आयरन ओर की जिसमें से हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि कहीं तो उसने भी यूज होना है ना, उसमें से आखिर हमने आयरन निकालना है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके पास जो आयरन ओर है, हीमाटाइट है, इसको लिखने का क्या तरीका है? आयरन 3 ऑक्साइड की फॉर्म में ये लिखा जाता है। आयरन 3 ऑक्साइड का क्या मतलब होता है? इस 3 का मतलब है कि यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन पावर है वो आपके पास +3 है। ठीक है। आप सबको ऑलरेडी पता होगा, 9th में पढ़ा है कि आयरन और ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास जो होते हैं वो 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो आयरन की यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, साथ में आपके पास ऑक्सीजन है, जिस तरह यहाँ पे आपने पढ़ ली है Fe2O3। ठीक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगी और अब इसको रिड्यूस करेगी। इसको रिड्यूस करने का भी वही मतलब है जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एलिमिनेशन होगी। कैसे होगी ऑक्सीजन की एलिमिनेशन? यहाँ आपके पास जो ऑक्सीजन अटैच्ड है वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाके अटैच हो जाएगी। अगेन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या चीज रह गई पीछे? वो रह गई आपके पास ये आयरन। ठीक हो गया। ये आयरन वो मेटल है जो हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो इम्प्योरिटीज के साथ है, वो दूसरे मेटल्स के साथ है। हमें इस फॉर्म में वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो प्योर फॉर्म में जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ आयरन होता है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इम्प्योरिटीज की। आपने पहले जब हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे तब भी आपने देखा था कि हमेशा कोई ना कोई इम्प्योरिटी आपके पास उस ओर में प्रेजेंट होती है। हमने बात की थी जब ओर की कॉन्सेंट्रेशन की, तो कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा था कि सिर्फ ऐसी इम्प्योरिटीज जिनको फिजिकल तरीकों से आप रिमूव कर सकते हैं, वो वाली हमने इम्प्योरिटीज रिमूव की थी। ठीक हो गया। लेकिन अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब आपने उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है जिनको केमिकल तरीकों से रिमूव करेंगे। फिजिकली तो आपने सैंड थी या कोई भी चीज थी, रॉक्स अटैच थे, वो सारी की सारी मट्टी वगैरह आपने सब कुछ कर दिया रिमूव। अब आप केमिकल तरीकों की तरफ आएंगे, क्योंकि हमें क्या है, अब ये जब रिएक्शन होगा ना, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। वो इम्प्योरिटी कौन सी है? सारी की सारी चीजें वही तरीका है जो आप ऑलरेडी कॉपर के एक्सट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे हम उसको एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आयरन की बात कर रहे हैं, एक नए मेटल की बात कर रहे हैं। कौन सी इम्प्योरिटी है? वो सैंड है। याद होगा सैंड हमारे पास फ्लक्स के तौर पे यूज हो रहा था कॉपर के एक्सट्रैक्शन में। चीजें को रिलेट करके पढ़ा करें ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज कहाँ किस लिए यूज हो रही है। अब ये आपके पास इम्प्योरिटी है, कहाँ पे है? आयरन की एक्सट्रैक्शन में इम्प्योरिटी है। इस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमने ये फ्लक्स यूज करना है, ये जो हमारे पास लाइमस्टोन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है। इस लाइमस्टोन को किस तरह यूज करेंगे? सबसे पहले तो उस हीट की वजह से जो उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर है, उसकी वजह से क्या होगा, ये लाइमस्टोन सबसे पहले डीकंपोज करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये नया नहीं है, इसलिए ये वाला, और आपको इसकी फिजिकल स्टेट्स भी पता होनी चाहिए, इसकी बैलेंसिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने बहुत दफा पढ़ लिया है। ठीक है। अब क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो बन गया है ना, यहाँ पे ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवा देंगे सैंड के साथ। हम नहीं वैसे कराएंगे, उसी फर्नेस के अंदर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा सैंड के साथ, आपके पास बन जाएगा स्लैग। स्लैग क्या चीज है? स्लैग इम्प्योरिटी की वो फॉर्म है जो लिक्विड स्टेट में होती है, और आप इसको बड़े आराम से फर्नेस के अंदर से निकाल सकते हैं। ये स्लैग अब आयरन से अलग हो चुका है। ठीक है। ये स्लैग का कोई ताल्लुक नहीं है आयरन से। आपके पास जो आयरन आपने एक्सट्रैक्ट करनी है वो अलग आ गई है, और ये स्लैग अब अलग है। ठीक है। तो अब आपका ये जो स्लैग है स्टूडेंट्स, ये चला जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म से आप इसको बड़े आराम से फर्नेस के अंदर से निकाल लेंगे। इसका भी क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन पता होना जरूरी है, तो अब हम लिख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास।
कैल्शियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं सिलिकॉन ऑक्साइड से। सिलिकॉन ऑक्साइड सबको बताया गया है, पहले भी बताया गया है कि ये सैंड है, इसका फॉर्मूला नहीं भूलना। सिलिकॉन ऑक्साइड से आप कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास स्लैग बन जाएगा, जिसका ये फॉर्मूला है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट और आयरन दोनों ही आपके पास ब्लास्ट फर्नेस में मोल्टन फॉर्म में होंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपने बहुत ज्यादा हीट दी हुई है फर्नेस को। ठीक है, तो ये आयरन भी आपके पास मोल्टन फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, साथ ही साथ ये स्लैग भी आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन होगा क्या कि इन दोनों का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, इन दोनों की सेपरेशन डिफरेंट तरीके से होगी। जैसे ही आपने मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दिया है ना, तो अब ये मेटल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, ना तो ये मेटल आपके स्लैग के साथ जाके जुड़ेगा, ना ये स्लैग उसके साथ, बेशक ये एक दूसरे के ऊपर पड़े भी होंगे तो। ठीक है, आप इनको अलग अलग तरीकों से दोनों को फर्नेस के अंदर से निकाल सकते हैं। यही तरीका इसीलिए यूज होता है, फर्नेस के थ्रू हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की। उसकी रीजन ही ये होती है कि आपका जो स्लैग होता है वो अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और जो मेटल होता है वो बेशक लिक्विड स्टेट में होता है, बेशक स्लैग भी उधर ही है फर्नेस के अंदर, मेटल भी उधर ही है, लेकिन क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। हीट आपने बहुत ज्यादा दी हुई है, आयरन को आप अलहदा उसमें से निकाल देंगे, जिसको हम कहते हैं कि हम टैप्ड ऑफ कर लेंगे, और सिलिकेट को अलहदा कर लेंगे। इस तरह से आयरन प्योरीफाई हो जाएगा। आयरन ऑलरेडी हीमाटाइट की फॉर्म में स्टूडेंट्स 60% मौजूद है। ठीक है, जब वो हेमाटाइट में है तो 60% आयरन ऑलरेडी उसमें मौजूद है। लेकिन अब आप जब इसकी रिफाइनमेंट करेंगे तो ये वाला जो आयरन आपको मिलेगा, ये 90% तक इसकी क्वांटिटी चली जाएगी। ठीक है, रिफाइनमेंट के बाद, प्योरिफिकेशन के बाद आयरन की जो प्योरिटी है वो इसलिए बढ़ जाती है। यहाँ पे आपके पास है वो 60% तो है, लेकिन इस 60% का हमें अभी कोई फायदा नहीं है। हमें मेटल चाहिए उसकी प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म कौन सी होती है? वो होती है प्योर फॉर्म जो आपके पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ी है। ठीक है, जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में आपका मेटल बड़े आराम से एग्जिस्ट कर रहा है, वो है उसकी प्योर फॉर्म, ताकि मेटल को आगे चीजों में यूज किया जा सके। ठीक है, अब वो प्योर फॉर्म तो हमने लेनी है, किस तरह लेंगे हम? वो इस तरह लेंगे कि आयरन की एक्सट्रैक्शन कर दी, इस तरह से आपके पास हमेशा ये रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में होगा। दूसरी क्या चीज याद रखनी है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा अगर आपसे पूछा जाए तो याद रख लें इस बात को, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा करना है। किसके मेल्टिंग पॉइंट से? जिस आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर देना है अपने फर्नेस के अंदर, ताकि आप उस जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आराम से एक्सट्रैक्ट कर लें। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में भी क्या यही चीज है? बिल्कुल यही चीज है, कोई चीज यहाँ डिफरेंट नहीं है। रिएक्शन करने का तरीका, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपके पास क्या क्या तीन चीजें यूज होंगी? सबसे पहले और यूज होगा, दूसरा कोक। ब्लास्ट फर्नेस की जब भी बात आएगी ना, कोक लाजमी यूज होगा, क्योंकि ये कोक उसको हीट प्रोवाइड करेगा, वो एनर्जी देगा जिसकी वजह से वो रिएक्शंस होंगे। साथ ही साथ कोई ना कोई फ्लक्स होगा। कॉपर की एक्सट्रैक्शन में हमारे पास जो फ्लक्स था वो सैंड था, लेकिन अब जो हमारे पास फ्लक्स है वो हमारे पास लाइमस्टोन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का भी तरीका यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का आप सबको पता होगा, बहुत डिटेल में आप सबने 9th में पढ़ी है। ठीक है, जिसपे आप एक वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियली ये तरीका इतना फिजिबल नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि ये तरीका इलेक्ट्रोलिसिस वाला बहुत एक्सपेंसिव है। इस तरह से मेटल एक्सट्रैक्ट करना, जिस तरह ब्लास्ट फर्नेस में मैंने आपको समझाया है, ये इजी तरीका है। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। और दोबारा, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजारेंगे ना, अब इस हेमाटाइट को या और को या कोई भी और ले लें आप, उसको अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस से गुजारेंगे तो वो एक एक्सपेंसिव तरीका हो जाता है। और हमारे पास, हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडस्ट्री में क्या है, गोल गोल ये होता है कि मिनिमम एफर्ट हो, लो कॉस्ट हो। ठीक है, आपकी ना तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगे ना ही एफर्ट ज्यादा लगे, क्योंकि डेली बेसिस पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अगर बहुत एफर्ट लग रही है, बहुत इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो आप उतने आराम से सप्लाई नहीं कर सकेंगे आयरन को। जब आप आयरन को छोड़े किसी भी मेटल को सप्लाई नहीं कर सकेंगे, जब नहीं करेंगे तो वो फायदेमंद चीज तो ना हुई ना, वो सारी इंडस्ट्री आप यूं समझ लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पास कौन सा तरीका बेहतर है आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस बेशक अच्छा तरीका है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है।
महंगा तरीका है, ठीक है। हमारे पास जो सस्ता तरीका है, जो फीजिबल होता है इंडस्ट्रियली, वो आयरन की एक्सट्रैक्शन है थ्रू हीमाटाइट ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमेशा ब्लास्ट फर्नेस जहाँ पे भी देखें, सबसे पहले तो ये देखा करें कि उसके अंदर और कौन-सी यूज़ हो रही है, क्योंकि हर ब्लास्ट फर्नेस का जो तरीका है ना, वो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, डिफरेंट कुछ नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले देखें और कौन-सी यूज़ हो रही है, उसके बाद देखा करें कोक है कि नहीं, क्योंकि कोक का होना ब्लास्ट फर्नेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हीट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ आपने देख लेना है फ्लक्स। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो बार-बार अपीयर हो रहा है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, स्टूडेंट्स उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इधर भी है। कार्बन डाइऑक्साइड अब आप देख लें क्या चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है कि कार्बन का ऑक्साइड है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये ऑक्साइड पॉल्यूटेंट है। ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज़ करता है। कैसे कॉज़ करता है पॉल्यूशन? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज़ करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहे हैं, इनमें ये जो बाय प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, अगर इनको एक्सट्रैक्ट करके किसी और चीज़ की फॉर्मेशन में यूज़ नहीं किया जाएगा, एनवायरनमेंट में निकाल दिया जाएगा, तो उसका नुकसान ये होगा स्टूडेंट्स कि आपकी एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगी, पॉल्यूशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और वही एनवायरनमेंट है, वही एटमॉस्फेयर है जिसमें आप, मैं, हम सब सांस ले रहे हैं। इसी की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, और इतनी ज़्यादा बीमारियां जो सारी हम एटमॉस्फेयर के चैप्टर में अभी पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, इस वजह से आप सबने याद रखना है कि बेशक इंडस्ट्रियल प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं, इनकी वजह से हमारा फ़ायदा बहुत होता है डेली बेसिस पे, लेकिन साथ ही साथ इधर से बहुत से पॉल्यूटेंट्स भी ये निकल रहे होते हैं। आपके पास कॉपर की एक्सट्रैक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, आयरन की एक्सट्रैक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, लेकिन इन दोनों को अलग करके यूज़ कर लिया जाए, जिस तरह कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। तरीका आपने एसिड रेन में पढ़ा था कैसे यूज़ होता है। अगर आप इस तरह से इनको अलहदा करके, सेपरेट करके यूज़ कर लें, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है इंडस्ट्रियली। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करते, तो स्टूडेंट ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर तो ये गैस स्टे नहीं कर सकती। इसे निकलना तो है इंडस्ट्री से बाहर। जैसे ही ये इंडस्ट्री से बाहर जाएगी, ये पॉल्यूटेंट बन जाएगी, ये पॉल्यूशन कॉज़ करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कार्बन दोबारा जैसे ही ये इंडस्ट्री से बाहर जाएगी, ये पॉल्यूशन कॉज़ करेगी स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा जाता है कि एफॉरेस्टेशन का प्रोसेस बढ़ाया जाए। एफॉरेस्टेशन क्या चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, ठीक है? जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्लांट्स उसको इन्हेल कर लेंगे और अपना काम उनका चल जाएगा, ठीक हो गया? तो अब ये जो आपके पास एक्सट्रैक्शन का तरीका, जितने तरीके पढ़ाए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पास कौन-सी ऐसी गैस है जो एज़ अ पॉल्यूटेंट निकल रही है, ठीक है? और अगर वो पॉल्यूटेंट के तौर पे निकल रही है, तो उसको एनवायरनमेंट में उसकी क्वांटिटी को कम करने का क्या तरीका है? एटमॉस्फेयर के चैप्टर में ये सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये तो नहीं डिटेल में अब बताऊँगी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में कम करने का क्या तरीका है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके ये जो मेटल की एक्सट्रैक्शन हो गई है, इसमें कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पॉल्यूटेंट बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास आयरन एक्सट्रैक्ट हो गया है ना, ये आयरन आपके पास जब ब्लास्ट फर्नेस से एक्सट्रैक्ट होता है, तो अभी भी ये 100% प्योर नहीं होता। अभी ये कितना परसेंट प्योर है? ये 95% प्योर है। इसी वजह से हम जो अगले स्टेप्स करते हैं, जिसमें हम किसी भी मेटल की रिफाइनमेंट करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं मज़ीद, वो स्टेप्स भी अभी इसके बाद कंटिन्यू होंगे, ठीक है? लेकिन अभी आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कौन-कौन सी हैं। आपके पास आयरन 95% प्योर है, जो बाकी 5% इम्प्योरिटीज़ हैं, उनमें क्या-क्या आ जाता है? कार्बन है, सल्फर है, सिलिकॉन है और फास्फोरस है। सिंबल फॉर्म में लिखने का मकसद ये है कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से पता होना चाहिए इन सब के बारे में, क्योंकि अभी नॉलेज रखेंगे तो आगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, वरना ये सारी चीज़ें मुश्किल बन जाएंगी। खैर, अभी आपको इम्प्योरिटीज़ पता लग गई है। 95% आपके पास प्योर आयरन है, 5% इसमें इम्प्योरिटीज़ है अभी भी। इसी आयरन को जब यूज़ किया जाता है, मतलब मार्केट में ले जाया गया, तो अब आगे इसके यूज़ केसेस क्या हैं कि इसमें या तो कार्बन मिक्स किया जाएगा या ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेके आपके ग्रुप 12 तक, जो इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल बने हुए ना, अलहदा से ब्लॉक करके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनको कहते हैं। आपने 9th में पढ़ा भी होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, बाकी ग्रुप्स की डिफरेंट होती हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं ये याद रखना है, लेकिन अभी हम आयरन में कौन से ऐड कर रहे हैं वो नहीं हमने देखना। बस इसका मकसद क्या है कि आयरन में जब कार्बन ऐड होगा या ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो स्टील फॉर्मेशन हो जाएगी। ये स्टील बनेगा। ये स्टील आपको पता है, फिर आयरन का एलॉय भी कहते हैं इसको, लेकिन वो डिटेल्ड बातें अभी वो आप
आपने नहीं पढ़नी, आपने नहीं समझनी। सिर्फ छोटी सी बात और कि आपके पास आयरन में जो ट्रांजिशन मेटल्स डलते हैं उनमें दो की बात कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इनमें आपके पास क्रोमियम होता है और निकल होता है। क्रोमियम और निकल की एडिशन की वजह से आपका स्टील जो होता है वो और हार्ड हो जाता है, ठीक है। आयरन में आप इसको जब ऐड करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स को आयरन में ऐड करेंगे, स्टील तो बनेगा, लेकिन स्टील की हार्डनेस किस तरह इंक्रीज की जाती है कि आपके पास क्रोमियम और निकल ऐड कर दिया जाता है। अब ये जो स्टील आपके पास बन गया है, ये ना सिर्फ हार्ड होगा बल्कि ये कोरोड भी नहीं होगा जल्दी, ठीक है। कोरोजन नहीं हो सकेगी इसकी जल्दी। कोरोजन का क्या मतलब होता है, मेटल जब अपना उसका कलर खत्म हो जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म होने लग जाती है, मेटल ही जिसको कहते हैं ना बिल्कुल विदर ऑफ होने लग जाता है, खत्म होता है, इसको कहते हैं कोरोजन। अब कोरोजन नहीं होगी, जिसमें बड़े आसान अल्फाज में अगर बात करें तो कोरोजन कहते हैं कि मेटल को जंग लग जाता है। जो जंग लग जाता है वो इन्वायरमेंटल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन आप केमिकली इस तरह का प्रोड्यूस कर सकते हैं मेटल कि जिसको जल्दी जंग ना लगे। वो कैसे किया? वो हमने ऐसे किया कि आयरन को प्योर फॉर्म में नहीं लिया, उस आयरन में कार्बन भी ऐड किए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ऐड किए, ताकि वो आयरन हार्ड हो जाए, जब स्टील बने हार्ड हो जाए, वो जल्दी कोरोड ना हो सके। इसको कहते हैं, स्टील को कहते हैं स्टेनलेस स्टील, जो आपके पास आपको पता है बहुत जगहों पे आपके इर्द गिर्द यूज भी होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी क्योंकि जब आप प्योरिफिकेशन करते हैं किसी भी मेटल की तो उसके बाद उसको यूज कहाँ कहाँ करना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कॉपर की एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको आयरन की एक्सट्रैक्शन के बारे में भी डिटेल पता होनी चाहिए। इसके बाद भी जो चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं साथ साथ बताऊंगी कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉपर की एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने ज़रूर फोकस करना है। स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने जिस तरह सारे तरीके पर पढ़ाए हैं और सारे केमिकल प्रोसेस बताए हैं ना कि आपने अगर आयरन की एक्सट्रैक्शन करनी है तो वो किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको दोबारा रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।